स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था आपको चार्जेस, आइसोलेटेड चार्जेस। ध्यान रखना, आइसोलेटेड चार्जेस मीन्स सिंगल चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव। आइसोलेटेड चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बट चार्जेस इन पेयर्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। पेयर्स मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पेयर्स में क्रिएट भी हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। आपने न्यूक्लियर फिजन पढ़ा होगा, आप बड़े अच्छे से जानते हैं न्यूक्लियर फिजन को, ठीक है, जिसमें यूरेनियम का डिके होता है, डिके ऑफ यूरेनियम 238। इसमें एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है यूरेनियम के साथ, ठीक है, और यूरेनियम स्प्लिट होता है बेरियम और क्रिप्टॉन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, बहुत एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो देखिए इस प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या है। इस प्रोसेस में आपका एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मास सेम होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन कंबाइन होते हैं या कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और प्रोड्यूस करते हैं गामा रेज, 2 गामा रेज। गामा रेज मीन्स फोटॉन्स, ठीक है। फोटॉन्स के बारे में आपको अच्छी तरह नॉलेज है, ठीक है। फोटॉन्स यानी एनर्जी के पैकेट्स जो सन से हमें मिलती है, ठीक है, जिसकी एनर्जी होती है एच न्यू। फोटोन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू, यानी इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है, ये एनर्जी होती है फोटोन की। और ये ईच गामा रेज एनर्जी कितनी कंटेन करती है? 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतनी एनर्जी निकलती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आपस में कंबाइन होंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे दूसरे को और क्या निकालेंगे? 2 गामा रेज, ठीक है, जिस पर चार्ज 0 होता है। यानी दोनों हमारे यूनिवर्स में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज, यानी पेयर्स में चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया। क्या मिला? हमें एनर्जी मिली। ओके, तो ये एग्जांपल है डिस्ट्रक्शन किसका? चार्जेस का, यानी चार्जेस पेयर में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनहिलेशन, एनहिलेशन, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि यूनिवर्स में चार्ज क्रिएट भी किए जाते हैं, ये क्रिएट भी हो सकते हैं। कैसे? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन, इन विच गामा, अब देखिए गामा रेज वही फोटोन अगर मटेरियल पर या मेटल पर स्ट्राइक करता है, किसी सरफेस पर स्ट्राइक करता है, तो ये गामा रेज एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस भी करते हैं। यानी अगर गामा रेज किसी मेटल पर स्ट्राइक करेगा तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रोड्यूस भी करते हैं। तो इसका मतलब गामा रेज किसी मटेरियल पर पड़े और उससे हमें क्या मिला? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, यानी हमारे यूनिवर्स में क्या क्रिएट हुआ? चार्जेस, एक प्लस एक माइनस, लेकिन पेयर्स में क्रिएट हुआ। इसलिए क्या हुआ? यूनिवर्स फिर भी हमारा न्यूट्रल ही रहा। तो हमने देखा इस प्रोसेस में आपका चार्जेस पेयर्स में डिस्ट्रॉय भी हुए और एक पेयर्स में क्रिएट भी हुए, ठीक है। तो चार्जेस को आइसोलेट चार्ज को क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल का नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लॉ यही कहता है। लेकिन पेयर्स में चार्जेस को क्रिएट और डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ देखिए आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है, तो उससे कुछ सिमिलर है ये लॉ, ठीक है। ये कहता है कि अगर हमारे पास कहीं भी यूनिवर्स में 2 चार्जेस हैं, ठीक है, एक Q1 और एक Q2, ठीक है, 2 चार्जेस हैं, पॉइंट चार्ज, इनको पॉइंट चार्ज बोलते हैं क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, इनके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इनके बीच के डिस्टेंस हमने मान ली r, तो उसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। जब डिस्टेंस के कंपेयर में साइज बहुत छोटा तो उसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। हम Q1 Q2 को मानते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज हैं सॉरी उनके बीच की डिस्टेंस r है, उनके बीच की डिस्टेंस हमारी क्या है? r, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस, पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, वो फोर्स इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी Q1 Q2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अगेन देखिए यही फोर्स इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन दोनों चार्जेस, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे
बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें क्या मिला, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन में देखिए, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने कहा कि हाँ K क्या है, K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो K इज डिपेंड, देखिए K किस पे डिपेंड करता है, K इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, यानी मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है आपका K। ओके, ठीक है। तो हमने K की बात की, K कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि मीडियम, जिस मीडियम में चार्जेस रखे हुए उसके नेचर पे डिपेंड करता है आपका K। ओके, अगर हम SI यूनिट में K की वैल्यू निकालें, किसमें, SI यूनिट में, तो वैल्यू ऑफ K ये होगी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ठीक है, देखिए अगर हम सभी वैल्यूज़ को SI यूनिट में रख दें, ठीक है, तो K की वैल्यू निकलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ओके, यहाँ से देखिए हमारे पास एक नया लेटर हमें दिखाई दिया, एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम होता है एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी फ्री स्पेस का मतलब है आपकी, हम इसको एयर बोल सकते हैं या फिर वैक्यूम बोल सकते हैं। अब ये परमिटिविटी क्या होती है, तो हमने कहा परमिटिविटी ये डिटरमाइन करती है, क्या करती है, डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन ए मीडियम। ठीक है, देखिए फिर से, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। परमिटिविटी क्या होती है, ये डिटरमाइन करती है, बताती है कि मीडियम के अंदर फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट नोट है, इफ मोर परमिटिविटी देन लेस फोर्स। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स मीडियम के बीच में, फोर्स दो चार्ज के बीच में फोर्स कम लगेगा। फिर से देखिए, इफ लेस परमिटिविटी देन मोर फोर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है तो दो चार्जेस के बीच में उस मीडियम को अगर हम रखें, दो चार्जेस को उस मीडियम के अंदर अगर हम रखें तो उन पर लगने वाला फोर्स कम होगा। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी कम है तो उस मीडियम के अंदर दोनों चार्जेस के बीच में, सेम चार्जेस के बीच में सेम डिस्टेंस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। देखिए हम बात करते हैं, देखिए परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, जो वाटर की परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी से 80 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए फोर्स जो वाटर के अंदर लगेगा वो इक्वल्स टू 1/80 टाइम्स फोर्स इन एयर लगेगा। देखिए ध्यान से, जो वाटर की परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी से 80 टाइम्स ज़्यादा है। ज़्यादा है, परमिटिविटी ज़्यादा है वाटर की एयर से, तो वाटर में फोर्स ज़्यादा होगा एयर के कंपेयर में। इसका मतलब वाटर में 180 टाइम्स कम, 180 टाइम्स फोर्स लगेगा एयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देखो
परमिटिविटी ज़्यादा तो फोर्स कम। क्लियर? ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो एक बार फिर से मुझे बता देना, मैं इसको दोबारा से आपको क्लियर करा दूँगा। ठीक है, ओके। अगर मैं मीडियम के हिसाब से देखिए, अब इक्वेशन फर्स्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से आ जाइए, मैं एक पेज पे से लिख रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ क्लियर होता जाए। अब इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू, ठीक है, वैक्यूम कह सकते हैं, एयर कह सकते हैं, के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, मीडियम के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मीडियम किसी अदर मीडियम के लिए, वैक्यूम के लिए तो एप्सिलॉन नॉट है, और मीडियम के लिए होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए, और एप्सिलॉन किसी मीडियम के लिए, हम इसको एप्सिलॉन लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन थर्ड डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, देखिए हमें मिलता है यहाँ से F वैक्यूम अपॉन में F मीडियम। ठीक, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर। देखिए एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसको हम इस के से रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये कहलाता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ गिवन मीडियम। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर से देखिए एक बार, दोबारा देखिए, कूलम्ब्स लॉ, 2 पॉइंट चार्जेस attract or repel each other with a force which is directly proportional to the product of the magnitude of charges, देखिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ठीक है, हम दोनों को मिलाया, ये बना, यहाँ से एक प्रोपोर्शन कांस्टेंट लगाया के की वैल्यू मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है, और ऐसा यूनिट्स में अगर हम सब वैल्यूज को डालें तो के की वैल्यू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1। यहाँ से हम के की यूनिट निकाल सकते हैं, F_r² अपॉन Q1 Q2, F न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम 2 बार आएगा -2। यहाँ पे एक नया लेटर है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमने कहा एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब समझिए, जो कि किसी मीडियम में चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को डिटरमाइन करती है, बताती है फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन द चार्ज इन अ मीडियम। ठीक है, अगर परमिटिविटी मीडियम की ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, अगर परमिटिविटी मीडियम की कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। जैसे कि वाटर की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से 80 टाइम्स ज़्यादा है, तो वाटर में फोर्स चार्जेस के बीच में एयर के कंपेयर में 1/80 टाइम्स लगेगा, यानी 1/80 टाइम्स कम लगेगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या बनता है, वैक्यूम के लिए 1/, क्योंकि देखिए एप्सिलॉन नॉट हमारा वैक्यूम के लिए होता है, यानी फ्री स्पेस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं इसको किसी मीडियम में रखता हूँ तो बनेगा मीडियम 1/4 एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए, और एप्सिलॉन आपका मीडियम के लिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास FV अपॉन F सब कुछ कट जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर और एप्सिलॉन नॉट नीचे। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन R, इसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, के एक थोड़ा डिफरेंट सा के बनाती है, ये ग्रीक लेटर होता है, इसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ गिवन मीडियम। तो हम इसको एप्सिलॉन R भी बोल सकते हैं, के भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशियो बोल सकते हैं, F अपॉन F। ठीक है, ये आपका था कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में देखिए,
सपोज कीजिए कि हमारे पास दो चार्जेस मीडियम में रखे हुए हैं, कहीं भी एयर में, वैक्यूम में रखे हुए, Q1 Q2 पॉइंट चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। Q1 Q2 पर फोर्स इधर लगाएगा, Q2 Q1 पर फोर्स इधर लगाएगा, आपको पता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली R है, ठीक है। अब Q1 से Q2 की तरफ एक पोजिशन वेक्टर हमने मान लिया R12, 1 से 2 की तरफ, ठीक है, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन बताएगा, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। Q2 से Q1 की तरफ हमने मान लिया R21, एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये हमने बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपने वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ की पढ़ी थी, सेम वही है। अब देखिए, सपोज कीजिए हमने कहा कि इस Q1 पर जो फोर्स लगा, किसने लगाया? Q2 ने। Q1 पर फोर्स लगा, इधर की तरफ लगेगा, उसका नाम होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F2 पर फोर्स, किसने लगाया? F1 ने। तो 2 पर फोर्स F1 के कारण इधर लगेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं F12 जो फोर्स है वो कैसे लगेगा। अभी हमने पढ़ा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखिए ध्यान से, अपॉन किस डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस आप ले सकते हैं, R ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तो डिस्टेंस है आपके पास। हमने कहा ये है R स्क्वायर, ठीक है, क्या है हमारे पास? R²। अब देखिए, क्योंकि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन मुझे बतानी पड़ेगी। इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसकी डायरेक्शन इधर है और इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए मैं इसका यूनिट वेक्टर यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है यूनिट वेक्टर हम हमेशा डायरेक्शन को बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम कहते हैं ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, इसकी इस डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए हमने यूज़ कर लिया R21 यूनिट वेक्टर। आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है? हमने कहा R21 यूनिट वेक्टर होता है आपका R21 वेक्टर अपॉन में इसका R21 का मैग्नीट्यूड, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारे पास है फर्स्ट। उसके बाद हम F21 लेते हैं, इस फोर्स के बारे में थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। हमने कहा ये है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वही Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस बाई R², ठीक है। अब देखिए, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर कौन सा पड़ा आपके पास? ये पड़ा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर में यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ R12 इसके डायरेक्शन में, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए, एज वी नो दैट हमें एक चीज़ पता है कि ये डिस्टेंस सेम है, तो ये पोजीशन वेक्टर इक्वल है। पोजीशन का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का पोजीशन वेक्टर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का पोजीशन वेक्टर, तो दोनों डिस्टेंस सेम डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए इनका साइन अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि R12 का जो यूनिट वेक्टर है इसका इस डायरेक्शन में और इसका जो यूनिट वेक्टर है R21, दोनों सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी, माइनस का डिफरेंस आएगा। ये वैल्यू में इक्वेशन नंबर हमारे पास थर्ड होगी, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से अगर मैं इनको देखिए ध्यान से, इसमें और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है? सिर्फ इन दो वेक्टर का डिफरेंस है, ठीक है, इन दो वेक्टर का डिफरेंस है। तो मैं कहता हूँ अगर ये दोनों वेक्टर सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है, तो यानी ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के इक्वल है, सिर्फ माइनस का फर्क है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से मुझे क्या मिला कि ये वैल्यू इसके इक्वल है लेकिन माइनस में, ठीक है, यानी ये फोर्स इसके इक्वल है लेकिन माइनस में, यानी F12 इक्वल्स टू है माइनस F21 के, ठीक है, विच प्रूव न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को प्रूव करता है, ठीक है। ये थी कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ओके, थैंक यू।